वेलकम फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो आज की ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम, जिसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहते हैं। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये आपका आया था 1872 यानी 1872 के अंतर्गत। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो इसमें देख लिए फ्रेंड्स, जो मुख्य बात हम बात करेंगे तो ये सबसे पहले तो ये जान लेते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यापार जो वाणिज्य के अंतर्गत लोगों के साथ जो धोखाधड़ी होती थी, जो लोग व्यापार करते थे उनके अंतर्गत उनके जो व्यापार के अंतर्गत लोगों के साथ धोखाधड़ियां होती थी, इस धोखाधड़ी को ये धोखाधड़ी आमतौर पे एक समस्या का रूप ले रही थी और ये समस्या बनी हुई थी, जिसके कारण इसका समाधान करने के लिए जो यह अधिनियम लेकर आया गया, जिसका नाम दिया गया था भारतीय संविदा अधिनियम 1872। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1872 मतलब हमारा ये निश्चित सी बात है, ये इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा तो पारित नहीं किया गया था, इसे अंग्रेजों के टाइम पे लाया गया था इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। लेकिन समय समय पर इसमें अमेंडमेंट डाली गई और इसको भारत ने अपनाया और आज भी यह कॉन्ट्रैक्ट प्रचलन में है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको 1 सितंबर 1872 को यह अधिनियम लागू हो गया था संपूर्ण देश पर। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। इस अधिनियम के अनुसार समझौता तब होता है जब प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। तो हम निश्चित बात है, हम कह सकते हैं इस जगह कि जो एग्रीमेंट है यानी समझौता है उसके अंतर देखिए प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों का मिलाकर हम एक समझौता बनाते हैं। मतलब जब तक किसी को हम प्रस्ताव नहीं भेजेंगे और प्रस्ताव भेजने के बाद जब तक उस प्रस्ताव भेजे गए प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी तब तक हमारा जो प्रस्ताव है वह समझौते के रूप में यानी एग्रीमेंट नहीं बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्रीमेंट को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। 3 प्रकार से कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं? एक तो होता है सामाजिक समझौता, जिसे हम बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट। दूसरा होता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट, जिसे हम घरेलू समझौता भी कहते हैं। तीसरा होता है कॉमर्शियल एग्रीमेंट, जिसे हम वाणिज्यिक समझौता कहते हैं। वैसे तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वह कॉमर्शियल एग्रीमेंट पर लागू होता है, लेकिन हम इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें इन दोनों को इस तरह के प्रस्तावों को हम कॉमर्शियल एग्रीमेंट को अलग से छांट कर पता कर सके। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सामाजिक समझौता होता है इसमें ऐसा समझौता जो सामाजिक प्रगति का होता है, और ऐसा समझौता लागू होने के इरादे से नहीं किया जाता है। मतलब इस प्रकार के समझौते होते हैं जो उनके अंदर लीगल जो कानून के अंदर हम चुनौती दे सकते हैं, कानून के द्वारा जो चुनौती दे सकते हैं, इस तरह के समझौते नहीं किए जाते हैं। जैसे ए ने बी को खाना खाने के लिए प्रस्ताव रखा और बी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कल के दिन वो खाना खाने आए भी या नहीं भी आए, इसके लिए हम इसको कोर्ट पे चुनौती नहीं दे सकते। दूसरा होता है घरेलू समझौता, जिसे हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी कहते हैं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट के अंतर परिवार के व्यक्तियों के बीच किया जाता है, जो परिवार के लोग होते हैं उनके बीच में किया जाता है। यह समझौता भी लागू होने के इरादे से नहीं किए जाते हैं। देखा होगा परिवार के अंदर जो अक्सर समझौता किए जाते रहते हैं और ये समझौता अक्सर जो लागू होने के इरादे से नहीं किए जाते हैं। जैसे अब एक पिता ने अपने बेटे को कहा कि कार भेंट में प्रस्ताव के लिए कहा। अब कल के दिन वो कार देता है या नहीं देता, इसके लिए हम कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दे सकते। तीसरा है हमारा जो मुख्य जो एग्रीमेंट है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिस एग्रीमेंट पर लागू होता है वो एग्रीमेंट है वाणिज्यिक समझौता, जिसे हम कॉमर्शियल एग्रीमेंट भी कहते हैं। कॉमर्शियल एग्रीमेंट में 2 पक्षों के बीच किया जाता है। कोई भी अनजान 2 पक्ष हो सकते हैं जिसमें जान पहचान के बाद कुछ भी कार्य को करने के लिए समझौता किया जा सकता है और उस समझौता के लिए उसको प्रस्ताव भेजा जाता है और प्रस्ताव की स्वीकृति ली जाती है। तो वाणिज्यिक समझौते में दो पक्ष होते हैं। अक्सर ऐसे समझौते लागू होने के इरादे से ही किए जाते हैं। मतलब इस प्रकार के समझौते अगर होते हैं वाणिज्यिक समझौते, तो इस समझौते के लिए हम इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अरुण ने वरुण को 8 लाख की कार बेचने का प्रस्ताव किया। वरुण ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस समझौते में कानून संबंध बनते हैं। अगर वरुण कार नहीं बेचता है या वरुण कार लेने से इनकार कर देता है तो कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया जा सकता है। तो इस तरीके से कॉमर्शियल जो एग्रीमेंट होते हैं वो उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 केवल वाणिज्यिक गतिविधियों पर ही लागू होता है, घरेलू और सामाजिक गतिविधियों पर लागू नहीं होता है। अब एक बात आती है, आपने इस कथन को सुना होगा या फिर इस तरीके का कथन सुना होगा, जैसे सभी अनुबंध समझौते हैं लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं। अब इसको कहने का मतलब क्या,
सभी अनुबंध समझौते हैं। तो आपको एक बार अनुबंध के लिए एक शॉर्टकट बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जो अनुबंध होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर एग्रीमेंट भी होता है और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी यानी कानून के द्वारा इसको चुनौती दी जा सकती है, इस तरीके का होना चाहिए। दोनों, जिसमें दोनों चीज पाई जाती है वो समझौता है, वो समझौता आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन एक जो समझौता है जिसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, देखिए समझौता बराबर प्रस्ताव और स्वीकृति, केवल प्रस्ताव दिया गया और स्वीकृति प्राप्त हो गई है, तो उसके बाद और उसमें अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है तो वह आपका जो होता है वह समझौता रहता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसी प्रकार अनुबंध, सभी अनुबंध समझौते हैं, जो अनुबंध होते हैं उसके अंदर समझौता होता ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं सभी अनुबंध समझौते होते हैं। लेकिन सभी समझौते जो अनुबंध नहीं होते हैं, समझौते अनुबंध क्यों नहीं होते हैं? तो समझौते के अंदर आपकी जब तक लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है तब तक वह आपका जो समझौता है वह अनुबंध नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से यह कथन आपका सिद्ध होता है। आगे बात करते हैं, वाणिज्यिक समझौते अनुबंध ही होते हैं, मतलब कॉमर्शियल जो एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, क्योंकि इनमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होती है, मतलब कानून कोर्ट के द्वारा उसको परिवर्तन किया जा सकता है। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, जो कॉन्ट्रैक्ट को आपने चुनौती दी है, उसको कानून परिवर्तन कर सकता है, इसलिए लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये इस कानूनन वैध होते हैं। इस कानून के तहत अनुबंध तब होता है जब समझौते पर कानून लागू होता है, अर्थात एक समझौता जिस पर कानून लागू करने योग्य है वही अनुबंध कहा जाता है, मतलब जिस पे कानून लागू हो सकता है वही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने बताया था आपको एग्रीमेंट होता है और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी अंदर कानून द्वारा उसको परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद हम बताएं, देखिए फ्रेंड्स, जो अनुबंध होते हैं, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हम बात कर लेते हैं वैध अनुबंध यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वह अनुबंध जिसमें वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व, जैसे वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, जिससे हम समझौता कर रहे हैं या जिसने हमारे द्वारा समझौता किया है वह एक तरीके से दिमागी रूप से पागल नहीं हो, यानी विचार करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इसी प्रकार से वह पूर्ण सहमत हो, यानी धमकी के अभाव में वह समझौता नहीं करे। इसके अलावा और भी जो एक वैध कानून करने, जो एक समझौता करने के लिए वैध जो होनी चाहिए वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए, तभी वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वह वैध कॉन्ट्रैक्ट या वैध अनुबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, और उन्होंने सोच विचार कर ही कहा था कि मैं आपको घड़ी बेचने के लिए सहमत हूं, और कमल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि मैं आपसे घड़ी खरीदने के लिए सहमत हूं। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं था, सभी प्रकार से सहमति थी, प्राइस से लेकर उसके मन से लेकर हर चीज से लेकर उसमें सहमति थी, इसलिए वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इससे आगे हमारा दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वह शून्य अनुबंध, जिसे हम वॉइड या कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ऐसा अनुबंध जो पहले तो सही था परंतु बाद में किसी परिस्थिति के कारण टूट गया, शून्य अनुबंध कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, भारत में एक राम नाम का व्यक्ति रहता था, और जो हमारे चीन के अंदर एक दूसरा व्यक्ति रहता था, जिसने उससे कहा कि आप वहां से हमें माल का एक्सपोर्ट करोगे अगले आने वाले 14 दिन बाद। लेकिन 14 दिन पूरे होने से पहले ही भारत पाकिस्तान में वॉर हो गया और भारत ने कह दिया कि चीन से आने वाला माल को अब रोका जाएगा। तो इस कारण से वह कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। तो कॉन्ट्रैक्ट टूटने ये किसी परिस्थिति के कारण टूटा है, ना कि इसे मजबूरन तोड़ा गया है। तो परिस्थिति कारण टूटने कारण यह कैंसिल हो गया, और कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट शून्य अनुबंध भी इस तरीके से होता है। तो शून्य अनुबंध, हम इसे प्रकार के अनुबंध को हम शून्य अनुबंध कहते हैं। तीसरा हमारा बात आता है व्यवहार्य अनुबंध, जिसे वॉइडेबल या कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ऐसा अनुबंध जो धोखाधड़ी से किया जाता है, मतलब धोखाधड़ी, उसको धोखा देकर या फिर उसको किसी को धमकी देकर या फिर किसी को धमकी देकर किया जाता है, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट को हम कह सकते हैं व्यवहार्य अनुबंध या कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है, जिसको धमकी दी गई है और उससे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को धमकी देकर करवाया गया, तो वह धमकी जो पीड़ित पक्ष है वह उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है और कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। रद्द, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, राम ने शाम से 5 लाख की जमीन उसे मारने की धमकी देकर 1 लाख में खरीद ली। तो इस तरीके से यह कॉन्ट्रैक्ट जो है व्यवहार्य अनुबंध के अंतर्गत आता है।
आगे हम बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जो अवैध अनुबंध होते हैं, इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अनुबंध जिसकी परमिशन कानूनी नहीं देता है उसे हम कह सकते हैं अवैध अनुबंध। जिस तरीके से हम कह सकते हैं अफीम का एक्सपोर्ट करते हुए पकड़ में आना, या फिर अफीम का एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके खिलाफ उसे कुछ धोखाधड़ी हुई है और उसके लिए वह कोर्ट में चुनौती करता है, तो उस जगह सबसे पहले तो अफीम बेचने वाले को ही पकड़ा जाएगा। क्यों पकड़ा जाएगा? क्योंकि वह अवैध अनुबंध कर रहा है, मतलब अवैध कारोबार कर रहा है, अवैध एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से अवैध अनुबंध के लिए भी इस प्रकार के अनुबंध को हम अवैध अनुबंध के अंतर्गत कह सकते हैं। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन इसके अंदर हम कानून के अंदर चुनौती नहीं दे सकते और इसे अनुबंध भी कहते हैं और ये कानूनन अवैध होता है। आगे आता है अभिव्यक्त अनुबंध, जिसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ऐसे अनुबंध जिसके बारे में पहले से लिखा हो या बोला गया हो, मतलब जैसे के बारे में पहले से ही लिखा हो या एक पारंपरिक विचारधारा चल रही हो, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे आप बस में सफ़र करना जा रहे हो, तो बस में जब सफ़र करना जा रहे हो तो आप वहाँ पर कंडक्टर का इंतज़ार नहीं कर सकते कि आपको कब वो आएगा तभी टिकट लूँगा। आपको आए या ना आए, अगर कल के दिन उस बस में चेकिंग होती है तो आपके पास टिकट ना पाए जाने के कारण आप पे जुर्माना लग सकता है, क्योंकि बस में सफ़र करने के लिए आपको कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक तरीके से सबको पता होता है कि टिकट लेना ही पड़ेगा। आगे हमारे पास आता है अनुबंधित अनुबंध, जिसे हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा अनुबंध जो दो पार्टियों के बीच में अनजाने से हो जाता है। अनजाने के कारण कैसे होता है? जैसे एक कोरियर वाला आया और कोरियर वाले ने आपको कोरियर दे दिया और पता चला कि वह कोरियर देने के बाद सेम नाम के कारण आपको दे गया, लेकिन वो कोरियर वाले ने जब आपको वह कोरियर दिया तो आपने सही ढंग से नहीं पकड़ा और अनजाने में आपके पास वह कोरियर आ गया, तो उस जगह आप बाध्य हो कि वह कोरियर को वापस से उस कोरियर वाले को देना पड़ेगा। इस जगह आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको माल वापस करना पड़ेगा और इस तरीके का अनुबंध को हम कहते हैं अनुबंधित अनुबंध या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आगे है एक कॉन्ट्रैक्ट, आपने पढ़ा होगा एक तरफा अनुबंध। ऐसा अनुबंध एक तरफ से किया जाता है, मतलब ऐसा अनुबंध यह एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें एक पक्ष अपना दायित्व पूरा कर देता है और दूसरा उसके बाद दूसरा पक्ष दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य होगा। जैसे एयरपोर्ट पे आपने एयरपोर्ट एजेंट से पहले ही कहा कि 12 तारीख को आपको मैं अमेरिका जाऊंगा, तो अमेरिका जाने के लिए उसे फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए कहा, तो आपने उसका पेमेंट भी कर दिया। अब उसकी जिम्मेदारी है, उसका तुम्हारी तरफ से दायित्व पूरा हो गया, आपने पेमेंट कर दिया, उसकी जिम्मेदारी है कि वह आपका टिकट को बुक करे। तो मतलब एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो एक तरफा अनुबंध इस तरीके से कहलाएगा। अब वो टिकट बुक कर देगा, उसके बाद ही आप उसमें सफ़र करोगे। दूसरा आता है यहाँ पे द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट, जिसे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। यह एक ऐसा अनुबंध है जहाँ पर बकाया करने का दायित्व दोनों पक्षों का होता है। मतलब जैसे राम ने डीवीडी प्लेयर बेचने के लिए सहमत हुआ श्याम को डीवीडी प्लेयर बेचने के लिए सहमत हुआ, लेकिन राम ने यह कंडीशन लगाई कि जब तक आप भुगतान नहीं करोगे तब तक मैं डीवीडी प्लेयर नहीं दूंगा। लेकिन श्याम ने यह कंडीशन राम ने जो कंडीशन लगाई, तो श्याम ने कहा कि मैं आपको 1 महीने बाद इसका पेमेंट करूंगा, तो राम ने भी कहा कि मैं आपको 1 महीने बाद ही डीवीडी प्लेयर दूंगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से उसकी पेमेंट वागे, दोनों तरफ से काम और आपका कॉन्ट्रैक्ट वह एक तरीके से अधूरा ही है। लेकिन द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट दोनों पक्षों से अधूरा होता है ये। सॉरी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ये वीडियो में आपको बताया कि अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वह क्यों लाया गया। साथ ही साथ हमने जाना समझौता में जो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है और सोशल डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट से किस प्रकार से अलग होता है। तो इस प्रकार से मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में इतना जाना। आगे की जो हमारा इसके बचा हुआ भाग है वो पार्ट
2 के अंदर कवर करेंगे। इस तरीके से पार्ट 2, 3 कुछ जितने पार्ट बनेंगे हम इसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम जो सेल्स एंड गुड्स एक्ट है उसकी वीडियो बनाकर आपको साथ ही साथ चलते रहेगी। इसी तरीके से उसमें भी अगर लेंथी आपका सिलेबस होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मई जो 2021 की जो एग्ज़ाम है NTA UGC नेट की उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ किताबों को आपको इसी तरीके से सरल तरीके से कवर करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।